बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल। Good morning, sir. कौन रचित? आज स्कूल पढ़ने आ गया था। आज घर का सब थोड़ा समझ में नहीं आया। बैठ जा। देख बेटा, कल हम ऑक्सो एसिड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो ऑक्सो एसिड्स के अंदर अपन ने डिस्कस किया था चार टाइप के ऑक्सो एसिड, HXO4, HXO3, सर व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा। सर कोड नहीं आ रहा। HXO2, HXO और इसको हम HOX बोल देते हैं। देखो ये +3 है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट और इसका +1 है। तो इसके अंदर एक मैंने बेटा कंसेप्ट बताया था कि एसिडिक कैरेक्टर, था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब वो डिपेंड करता है कि तुम क्या कंसेप्ट लगा रहे हो उसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का या ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर क्या होगा कि जैसे ये है, एक तो HOCl, HOBr, HOI। बताओ बेटा इसमें किसका कंसेप्ट लगेगा? शाबाश, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा सबसे? सर सीएल की। बेटा आगे बात समझ में? यस सर। उसके बाद देखो, अगर ऐसे कहते हैं हम HClO4, HClO3, HClO2, HOCl, इसमें किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ? HClO4। किसकी बेटा? सर HClO4। HClO4, क्योंकि यहाँ पे किसका कंसेप्ट लगाएंगे? सर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे। देखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग पावर ClO4 माइनस की सबसे कम होगी, फिर ClO3 माइनस, ClO2 माइनस, फिर OCl। देखो जो जल्दी से ऑक्सीजन देते इसकी सबसे कम क्यों है? बिकॉज दिस इंटरमीडिएट इज स्टेबल बाय रेजोनेंस। बेटा समझ गए बात? ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो ये क्या होगी, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ओके बेटा बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? सर हाँ देखो Cl का ClO4 माइनस। कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कौन सा है, क्या तो कुछ इसके लिए भी कुछ समझ सकते हैं? मतलब कैसे पता लगेगा कौन सा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड? बेटा अभी ये मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूंगा, अगला चैप्टर उसमें समझाएंगे देवेंदु ये। देखो इसका मैं इसमें स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ। इसका कंसेप्ट होता है जैसे ये नेगेटिव डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो, दोनों के बीच में एक बॉन्ड का गैप हो, तो ये नेगेटिव इधर मूव करता है इस बॉन्ड की तरफ। तो इसका ऐसे बना सकते हैं हम, Cl यहाँ पर जाएगा, डबल बॉन्ड हो, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। तो ऐसे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे बेटा इसके? बेटा जब तक बनाते रहो जब तक 4 नहीं बन जाते।
मतलब रिपीट नहीं हो जाते, सॉरी। देखो अब रिपीट हो जाएगा, अब इसके और बनाएंगे तो नेक्स्ट तो 4 बन गए ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके 3 बनेंगे, इसके 2 बनेंगे, इसका 1 बनेगा। तो ये हाईली स्टेबल वाई रेजोनेंस, सो इट हैज अ लीस्ट टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ। इसको रिड्यूस करने की टेंडेंसी क्या होगी बेटा? सबसे कम होगी ClO4 माइनस की। इट इज़ द लीस्ट टेंडेंसी टू रिड्यूस इटसेल्फ, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ये कह सकते हैं सबसे ज़्यादा होगी। बेटा एसिडिक कैरेक्टर कल करवा दिया था मैंने, अलग अलग की इनकी हाइपो हैलाइड आयन की ऑक्सीडाइजिंग पावर। बेटा हो गई थी क्या कल? देखो जैसे OCl माइनस, OBr माइनस, OI माइनस, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर OCl माइनस की सबसे ज़्यादा होगी, फिर OBr, फिर OI माइनस, BrO4 माइनस, नहीं बेटा ये है एक तो BrO4 माइनस, ClO4 माइनस, IO4 माइनस। बेटा इनमें सब में इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? BrO4 माइनस, ClO4 माइनस, IO4 माइनस में। देखो सबका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका X, इसका भी +7, इसका भी +7, इसका भी +7। तो इनका बेटा ऐसे नहीं बता सकते इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कि किसकी ज़्यादा होगी। देखो हिसाब से तो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी, इसका ऑर्डर ये होना चाहिए ClO4 माइनस की सबसे ज़्यादा, फिर BrO4 माइनस और फिर IO4 माइनस। लेकिन ये जो ऑर्डर है ये रॉन्ग है बेटा। देखो ClO4 माइनस की सबसे ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। तो इसका राइट ऑर्डर ये आएगा BrO4 माइनस, IO4 माइनस और ClO4 माइनस की सबसे ज़्यादा होगी बेटा। अब ये मैं मेरी मर्जी से नहीं बता रहा, ये है बेटा अकॉर्डिंग टू देयर E0 वैल्यूज। इनकी E0 वैल्यूज के बिहाफ पे होगी ये ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है बेटा? बोलो बात समझ में आई है नहीं आई? यस सर। किसके बिहाफ पे बताएंगे ये इनकी E0 वैल्यूज? बेटा किसके बिहाफ पे बताएंगे इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर? इनकी E0 वैल्यूज के बिहाफ पे बताएंगे। ये BrO4 माइनस, IO4 माइनस, तो देयर दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ E0 क्या है बेटा? E0 को बोलते हैं हम SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स इसकी जितनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इसकी इतनी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा था ना, मोर इज द E0 वैल्यू, मोर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर। जिसकी E0 वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इतनी क्या होगी? ज़्यादा ज़्यादा होगी। बोलो क्लियर है नहीं सबके बात? मोर इज द E0 वैल्यू, मोर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब देखो बेटा Cn माइनस आयन, SCN माइनस, CNO माइनस एटसेट्रा, इन आयंस को हम बोलते हैं सूडो हैलाइड आयंस। ये हैलोजेंस के जैसे दिखते हैं ना,
ये हैलोजेंस के जैसे दिखते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इनको सूडो हैलाइड्स। और इनका डाइमर बना दो CN होल्टवाइज। ये बेटा कंपटीशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है इसमें सूडो हैलाइड सूडो हैलोजेंस क्या होते हैं। देखो ये Cl2 Br2 के जैसे लग रहे हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सूडो हैलोजेंस। देखो ये हैलोजेंस है नहीं, लेकिन उनके जैसे दिख रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, सूडो हैलोजेंस। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात? Yes, They are sir. known as pseudo halides and pseudo halogens because they resembles to halogens and halide ions. Because they resembles to halide ions and halogens. किससे रिजेंबल करेंगे बेटा ये? हैलाइड आयन और हैलोजेंस से रिजेंबल करेंगे, इसलिए हम इनको सूडो हैलोजेंस बोलते हैं। बेटा बोलो क्लियर है नहीं सबको? Yes, sir. This is all about group 17 elements. Last. Group 18 elements. Group 18 elements also known as इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं हम, ऑल्सो नोन एज जीरो ग्रुप। और इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? हम इनको नोबल गैसेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं नोबल गैसेस? देवेंदु क्या बोलेंगे नोबल गैसेस? क्यों बोलेंगे नोबल गैसेस? हाँ, अरे रेडिली फॉर्म में क्यों कोई बोलते हैं noble gases? कंपोज या रिएक्ट नहीं करते। शाबाश। बिकॉज देयर आउटरमोस्ट कॉन्फ़िगरेशन outermost shell is fully filled. इनका आउटरमोस्ट शेल फुली फिल्ड होता है बेटा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। ओके, बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल इज फुली फिल्ड, दैट इज वाई दे आर नोन एज नोबल गैसेस। बेटा समझ आई या नहीं आई बात? यस सर। देखो है नहीं आगरकर जीरो पर रन आउट। अनानोक्टियम बेटा हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, नियोन का कितना होगा? 8 ऐड कर दो मैजिक नंबर उनके, फिर 8, 18, 36, 54, 86, 118। ये बेटा इनके एटॉमिक नंबर्स। देखो इनकी आउटर मोस्ट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा ग्रुप 18 एलिमेंट्स की? क्या है बेटा? NH2NP6 एक्सेप्ट हीलियम, यस और नो? यस सर, NH2 क्योंकि हीलियम में तो बेटा आउटर मोस्ट 1s2 ही होता है सर, 1s2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर नियोन में क्या हो जाएगा? 2p6 2s2 2p6, 3s2 4s2 4p6, 5s2 5p6, 6s2 6p6, 7s2 7p6। ये होगी इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। अब देखो इनकी फिजिकल एंड
फिजिकल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज। देखो बेटा इनकी फिजिकल और एटॉमिक प्रॉपर्टीज। देखो फर्स्ट बताओ इनकी एटॉमिक साइज। बताओ बेटा फटाफट बोलो, टॉप टू बॉटम। increases, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। Increases. यस और नो? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने में। अब बेटा इनकी देखो एक और एक खास बात है इनके अंदर कि इन देयर पीरियड, इनके रेस्पेक्टिव पीरियड में इनकी एटॉमिक साइज लार्जेस्ट होगी बेटा। कैसी होगी इनके रेस्पेक्टिव पीरियड में? लार्जेस्ट। लार्जेस्ट। क्यों होगी लार्जेस्ट? क्योंकि इनकी वांडरवाल रेडियाई फुल्ली फिल्ड है ना, तो वांडरवाल रेडियाई पढ़ते हैं हम इनके अंदर। देयर रेडियाई is largest in their radii is largest in their respective period। उनके respective period में largest होगी because क्यों होगी बेटा largest? क्योंकि हम इसके अंदर क्या पढ़ते हैं? वांडरवाल्स रेडियाई। वांडरवाल्स रेडियाई जानते हो बेटा? बेटा वंडरवाल रेडियाई पता है क्या होती है? अरे नहीं जानते हो तो बता दो, मैं बता देता हूँ वंडरवाल रेडियाई। देखो वंडरवाल रेडियाई होती है जैसे ये दो एटम है, या इसकी पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ मैं। वंडरवाल रेडियाई का मतलब होता है इट इज वन हाफ ऑफ द one half of the internuclear distance between two non-bonded atoms in their solid state। It is one half of the internuclear distance between two non-bounded atoms in their solid state। क्या है बेटा वंडरवाल रेडियाई? वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड एटम्स इन देयर सॉलिड स्टेट। उनके सॉलिड स्टेट के अंदर जो होगा, जैसे ये दो नॉन बॉन्डेड एटम्स है तो वंडरवाल के अंदर बेटा वीक वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। तो ये दो एटम्स है, इन दो एटम्स के बीच का आधा डिस्टेंस, बेटा बॉन्डेड तो है नहीं, तो देखो नॉन बॉन्डेड एटम्स है तो सॉलिड स्टेट के अंदर ही, तो ये बहुत बड़ी होगी या नहीं होगी? जैसे ये एक हीलियम का एटम मान लिया और ये एक हीलियम का एटम मान लिया। बोलो समझ में आया नहीं आया? देखो इट इज वन हाफ ऑफ द, इन दोनों का आधा डिस्टेंस, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मान लिया हमने DHE। तो रेडियस क्या हुआ? आर हीलियम का रेडियस हो गया DHE डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा कोई भी बॉन्ड नहीं बढ़ रहा, दूर दूर है एटम्स, तो साइज लार्जेस्ट होगी या नहीं होगी? इनकी रेडियाई लार्जेस्ट होगी, जबकि लेफ्ट टू राइट कम होती है ना पीरियड के अंदर, तो इनकी लार्जेस्ट क्यों होगी? बिकॉज बेटा क्यों होगी इनकी लार्जेस्ट? सर क्योंकि अनबॉन्डेड, मतलब अनबॉन्डेड है। लार्जेस्ट होगी बिकॉज बेटा क्यों होगी लार्जेस्ट? क्या रीजन बोला मैंने? देवेंदु क्यों होगी? सर क्योंकि वो बॉन्डेड नहीं होते।
क्योंकि वो बॉन्डेड नहीं होते। वीक वांडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं उन एटम्स के बीच में, तो वीक वांडरवाल फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए उसकी साइज को क्या मान लेंगे हम, लार्जेस्ट। ठीक है बेटा, बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। Yes, sir. अरे कोई डाउट है क्या इसमें? No, sir. बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर जनरल ट्रेंड होगा सेम। बताओ सेकंड प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा? तनु बोल। Decreases from top to bottom. शाबाश। आयनाइजेशन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्यों बेटा? बिकॉज ऑफ There's increase in size. इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब ये बताओ तुम पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? देखो इसमें टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है तो हम ये कह सकते हैं हीलियम की सबसे ज्यादा है। नहीं, अगर कर जीरो पर रन आउट, ये ऑर्डर आएगा नहीं आएगा? तो देखो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी पूरी पीरियोडिक टेबल में? शाबाश। सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? हीलियम हैज हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा? सबसे ज्यादा। उसके बाद देखो थर्ड डेंसिटी। बेटा डेंसिटी कोई नहीं पूछेगा, ये सिंपल सी बात है। बताओ डेंसिटी क्या होगी टॉप टू बॉटम? Increase. Increase. टॉप टू बॉटम डेंसिटी increases because increase in mass. Increase in mass is more than the top to bottom density increases because increase in mass is more than the increase in volume. बेटा बोलो क्लियर है या नहीं? बिकॉज इंक्रीज इन मास इज मोर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। मास में इंक्रीजमेंट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम, तो इसलिए डेंसिटी क्या हो जाएगी टॉप टू बॉटम? इंक्रीजेस। फोर्थ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें बेटा कोई एक्सेप्शन नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हीलियम का सबसे कम, टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस। क्यों? because magnitude of van der Waals forces increases with increase in size. टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो जाएगी बेटा बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals फोर्सेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज। van der Waals फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। बोलो क्लियर है नहीं सबको? टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे बेटा इनके? इंक्रीज बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ van der Waals फोर्सेस टॉप टू बॉटम क्या होंगे? इंक्रीजेस। समझ गए सब लोग?
बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ इनकी क्या होगी? रचित क्या होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की? डिक्रीज नहीं पूछ रहा मैं, तो ये पूछ रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव में बताना है। फिफ्थ सिक्स्थ तनु बोल बेटा। सर टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी और नेगेटिव होगी। बेटा मेरे को डिक्रीज इंक्रीज समझ में नहीं आता, मेरे को ये बताओ कि टॉप टू, सबसे पहली बात तो ये बोलना चाहिए तुम्हारे को कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड कर ही नहीं पाएंगे हम इनमें, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल क्या है? फुली फिल्ड। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेस, नोबल गैसेस इज पॉजिटिव। क्यों होगी बेटा पॉजिटिव? बिकॉज देयर आउटरमोस्ट शेल इनका आउटरमोस्ट शेल क्या होगा? फुली फिल्ड। हेंस इट रिक्वायर्स large absorption of energy to add electrons। उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने के लिए लार्ज एनर्जी का एब्जॉर्प्शन रिक्वायर्ड होगा इसके अंदर। समझ गए बात? बेटा आप तो बता सकते हो कुछ एक्सप्लेनेशन इसके भी आप पे। देखो हीलियम, नियोन, रेडॉन को छोड़ दो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन। देखो बेटा हीलियम की सबसे ज्यादा होनी चाहिए ना सबसे ज्यादा पॉजिटिव, यस सर। लेकिन सबसे ज्यादा होगी नियोन की, और आर्गन और क्रिप्टॉन की बराबर होगी क्योंकि इनकी साइज के अंदर थोड़ा सा सिमिलैरिटी की वजह से, और फिर जीनोन की, रेडोन की, और हीलियम की आएगी सबसे कम। ये पॉजिटिव ईजीई का ऑर्डर है, ये जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हीलियम की लीस्ट पॉजिटिव, बिकॉज हीलियम की साइज क्या है इनमें? सबसे छोटी। तो हीलियम की साइज छोटी होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होगी, ना कि देने की। ओके हेंस इट इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी बेटा इसमें। ओके देखो बेटा उसके बाद सेवेंथ, solubility in water। बेटा as noble gases are नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर है तो वाटर में क्या होंगी बेटा? इनसॉल्युबल। वाटर में इनसॉल्युबल होंगी। However solubility
However, solubility increases downwards in a group because size increases. Hence, tendency to get polarized. टेंडेंसी टू गेट पोलराइज्ड इंक्रीजेस। देखो बेटा ये वाटर है, वाटर पोलर मॉलिक्यूल होता है ना। अब देखो ये जितना बड़ा होगा, ये जितना बड़ा होगा तो ये इसको अपनी तरफ पोलराइज कर लेगा ऐसे। इसके ऊपर इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है तो इसके अपोजिट साइड में कितना डेवलप हो जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो वाटर पोलर है, तो पोलर है तो वाटर को क्या बोलेंगे हम? डाइपोल। और इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हम? ये पोलर मॉलिक्यूल नहीं था। जो पोलर मॉलिक्यूल नहीं था पोलर बन गया उसके साइड में एनवायरनमेंट की वजह से। बेटा थोड़े बहुत फ्रिक्शंस की वजह से ऐसे अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा या नहीं? अरे बोलो। तो इसको बोलेंगे हम इंड्यूस्ड डाइपोल। तो डाउनवर्ड्स टेंडेंसी टू गेट पोलराइजेशन इंक्रीजेस। तो इंड्यूस्ड डाइपोल तो क्यों हो जाएंगी? सोल्युबिलिटी ऐसे कह सकते हैं डाउनवर्ड्स इंक्रीजेस। However, solubility increases downwards in a group because of dipole कौन सी इंटरेक्शंस होंगी बेटा इनके अंदर? डाइपोल डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस की वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी डाउनवर्ड्स ग्रुप में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। बेटा बोलो क्लियर है नहीं सबको? अरे समझ गए क्या बेटा? एनसीईआरटी में तो इसकी ज्यादा कुछ प्रॉपर्टीज दे ही नहीं रखी, बस यही है इसकी प्रॉपर्टीज। एक इनकी एटॉमिसिटी बोल सकते हैं। बताओ बेटा एटॉमिसिटी क्या होगी? दे एग्जिस्ट इन, बेटा मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे ना? दे एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म बिकॉज सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। जुड़ जाएंगे कि दूसरे के साथ किसी के साथ भी? अरे जब फुली फिल्ड है तो कैसे जुड़ेंगे? तो सिंगल एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एग्जिस्ट इन मोनो एटॉमिक फॉर्म बिकॉज आउटरमोस्ट सेल फुली फिल्ड। आउटरमोस्ट सेल इनका फुली फिल्ड होगा। बेटा समझ गए बात? यस सर। कोई डाउट है तो बोलो इनमें यहां तक। अरे बोलो भाई। सर ये जो आपने जो डायग्राम में जो सेकंड लास्ट वाला समझाया ना वो मेरे को समझ में नहीं आया। ये डायग्राम क्या है बेटा? ये डायग्राम कुछ नहीं, तो सूखे बालों के कंगा रगड़ेगा और फिर वो पेपर को उठाएगा, पेपर उठ जाते हैं ना ऊपर की साइड में। तो फ्रिक्शन की वजह से पेपरों के ऊपर चार्ज डेवलप नहीं हो गया देवेंदु? यस सर। अरे फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप हो जाएगा ना बेटा उसके ऊपर। यस सर। तो फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा? पेपरों को उठा लेगा। तो ऐसे वाटर पोलर है। और नोबल गैस कैसी होती है? नॉन पोलर। नॉन पोलर। तो पोलर लाइक डिजोल्व्स लाइक। तो नॉन पोलर में नहीं घुल, ये पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलना चाहिए ना बेटा? यस सर। पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलना चाहिए तो क्या होगा इसका? सर मतलब वो डिसॉल्व नहीं होगा। वो डिजोल्व नहीं होगा। नहीं होगा डिजोल्व, लेकिन वो थोड़ी बहुत इनकी सॉल्युबिलिटी डाउनवर्ड्स इंक्रीज हो जाएगी। तो डाउनवर्ड सॉल्युबिलिटी क्यों इंक्रीज हो जाएगी इनकी? सर क्योंकि चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि सर चार्जेस इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि चार्जेस इनके इंक्रीज हो जाएंगे। समझ गए बात? Yes, चार्जेस sir. क्यों इंक्रीज हो जाएंगे? क्योंकि इनकी पोलराइजेशन बढ़ जाएगी। बेटा बोलो क्लियर है नहीं? यस सर।
उसके बाद नाइन्थ, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। क्या मतलब है बेटा इस बात का? कैपेसिटी टू लिक्विफाई। वेरी गुड, कैपेसिटी टू लिक्विफाइड। तो टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी बेटा इनकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन? इंक्रीज। वेरी गुड, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन डाउनवर्ड्स इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्या अमाउंट ऑफ चार्जेस इंक्रीज हो बेटा जाएंगे। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। साइज नहीं बढ़ेगी, Yes. साइज बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे। तो नजदीक नजदीक आ जाएंगे तो उनकी टेंडेंसी टू लिक्विफाई होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। ज़्यादा। ये बेटा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है? लिक्विड को वेपर्स में बदलने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। और फ्यूजन का मतलब क्या मतलब होता है फ्यूजन का? अच्छा, कंबाइन करना। क्या बेटा? सर कंबाइन होना। वेरी गुड, मतलब कौन सी स्टेट अटेन होना? सॉलिड स्टेट। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और फ्यूजन डाउनवर्ड्स क्या हो जाएगा बेटा? डाउनवर्ड इंक्रीजेस, क्योंकि वंडर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्सेस क्या हो जाएगा बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्सेस इनका सर इंक्रीज होगा। समझ गए? अरे समझ गए क्या? Yes, sir. Yes. देखो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। खत्म होगी ना? आसान है ना सब ग्रुपों से? अरे और ग्रुपों से आसान है या नहीं है? Yes, sir. देखो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो केमिकली क्या रिएक्ट करेंगे? Sir. बेटा केमिकली नोबल गैसेस लीस्ट रिएक्टिव। क्यों है लीस्ट रिएक्टिव? वही बिकॉज Outermost shells are filled. देयर आउटरमोस्ट शेल इज लेकिन देखो बेटा एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट का नाम था नील बार्टलेट। अकॉर्डिंग टू नील बार्टलेट, देखो नील बार्टलेट ने क्या बताया कि वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने देखा कि O2 की एक कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराई PtF6 के साथ, तो वो कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा O2 पॉजिटिव और PtF6 नेगेटिव। तो इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी थी वो थी बेटा 1175 किलो जूल पर मोल, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन एनर्जी। और जो हीलियम ये क्या नाम है, जीनोन की PtF6 के साथ रिएक्शन कराई तो ये बन रहा है बेटा Xg प्लस PtF6। तो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी थी बेटा जीनोन की वो थी 1170 किलो जूल पर मोल। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ, बुक में चेक कर लेता हूँ इसको। देखो चेक करने से पहले मैं बता रहा हूँ, मतलब इसकी कम है जीनोन की 1170, तो इसकी कम है तो इसका मतलब देखो यहाँ से क्या हुआ बेटा कि अगर ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो उसकी तो 1175 है। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर ये कंपाउंड बना सकता है तो बताओ जीनोन कंपाउंड बना सकता है नहीं बना सकता? उसकी तो 5 किलो जूल पर मोल कम ही है या ज़्यादा है? सर कम है। बेटा बोलो कम है या ज़्यादा है? अरे बोलो। Sir, come. बेटा एक बार बुक में चेक कर लेना, पता नहीं कब ऐसे कोई टेबल की फॉर्म में नहीं दे रखा। बेटा एक कम है ना, तो एज आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जीनोन इज लेस देन O2 मॉलिक्यूल,
hence this idea struck that xenon can form। सही है। बेटा इस आइडिया से पता लगा कि जीनोन कंपाउंड्स बना सकता है। बोलो बेटा क्लियर है या नहीं बात? अरे बोलो। Yes, sir. सर वो प्रिंसिपल एक बार बता दो। क्या? सर मतलब किसके अकॉर्डिंग? किसके अकॉर्डिंग? अरे भाई एक की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, किसकी कम है? जेनन की। जिनोन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, किससे कम है बेटा? सर O2 से। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से कम है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से जिनोन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो जब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो जिनोन लूज नहीं कर सकता क्या? सर कर सकता है। जिनोन कर सकता है ना बेटा लूज। तो ये आइडिया स्ट्राइक किया उनके माइंड में कि जब ऑक्सीजन कंपाउंड बना सकता है जिनोन क्यों नहीं बना सकता? ये सिंपल सी तो बात है। एंड जिनोन कैन फॉर्म। देवेंद्र समझ गया? यस सर। जिनोन कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। किसके साथ बनाएगा? जिनोन कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सच एज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनाएगा बेटा। ऐसे याद रखना कि इनके जिनोन के इलेक्ट्रॉन्स को कौन बाहर निकलवा सकता है? जो हाईली कंफ्यूज होगा। और हाईली कंफ्यूज कौन है इसके अंदर? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। देखो उसके बाद क्रिप्टॉन का बेटा एक ही कंपाउंड नोन है। Kr भी ऐसे बनाएगा। Kr ओनली फॉर्म्स KrF2। क्रिप्टॉन KrF2 टाइप डाइफ्लोराइड बनाएगा। अब देखो जीनोन के कंपाउंड्स बनाते हैं हम। देखो एक्सी एक्सेस में ले लो प्लस F2, 400 डिग्री सेल्सियस प्रेशर और 1 ये टेम्परेचर 1 बार प्रेशर, तो इससे बन जाएगा बेटा XeF2 जिनोन डाइफ्लोराइड। क्या बन जाएगा? जिनोन डाइफ्लोराइड। अब बेटा देखो इसकी सारी बातें मैं इसके साथ ही बता रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर शेप कैसी होगी इसकी? देखो बेटा 3 लोन पेयर है इसके ऊपर, तो लीनियर शेप होगी नहीं होगी इसकी? यस। और हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 4 5 sp3d। लेकिन बेटा ये हम इसमें केवल निकाल सकते हैं, बाकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम वेस्पर्स थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ लार्ज डिफरेंस बिटवीन देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बट hybridization of genome compounds cannot be explained on the basis of valence bond theory because of large energy difference
बिकॉज ऑफ लार्ज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स। जो ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे बेटा उनके अंदर लार्ज एनर्जी डिफरेंस की वजह से, लार्ज एनर्जी डिफरेंस की वजह से क्या होगा बेटा, उसके अंदर जो एलिमेंट्स कंबाइन होंगे उनमें लार्ज एनर्जी डिफरेंस की वजह से, इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट के बिहाफ पे। किससे एक्सप्लेन करेंगे हम उसको बेटा, नहीं समझे, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ये कहता है कि उन ऑर्बिटल्स में इंटरमिक्सिंग होती है जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। पढ़ा था 11वीं क्लास में, 11 तो पढ़ी ही नहीं सकते बेटा, नहीं समझे। इसमें क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जीनोन के जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, देखो जीनोन की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ तुम्हारे को। 6s2 है नहीं, आगे कर 0 पर 5s2 बेटा, 5s2 5p6 है ना जीनोन की कॉन्फ़िगरेशन। तो 5s और 5p के बीच में यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या होता है, और फिर आगे आएगा इसका 5d, तो इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस लार्ज होता है, इसलिए 5d नहीं सॉरी 6d के साथ होंगे। तो लार्ज एनर्जी डिफरेंस की वजह से इनमें इंटरमिक्सिंग नहीं हो पाती, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से एक्सप्लेन नहीं करते हम इसको। देखो जीनोन प्लस F2 ये 1:5 के मिक्सचर में ले लो बेटा, 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 6 से 7 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो क्या बन जाएगा बेटा इसके अंदर, XeF4, XeF4 जीनोन टेट्रा जीनोन टेट्राफ्लोराइड। और इसकी शेप कैसी होगी, बेटा कैसी है ये शेप, स्क्वायर प्लेन है। वेरी गुड, क्या लिख देता हूं मैं इसको, स्क्वायर। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में पूछी जाती है। Xe प्लस F2 1:20 रेशियो के मिक्सचर में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 60 से 70 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये बन जाता है XeF6। देखो XeF6 की कैसी होती है, एक लोन पेयर आ गई और ये 4 क्या होंगे बेटा इसमें, ये 6 होगी इसमें बॉन्ड पेयर्स। देखो बेटा एक लोन पेयर जबरदस्ती फंसी हुई है ना, यस तो इसको बोलते हैं हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बेटा क्या बोलेंगे इसको, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। ये जीनोन की फ्लोराइड्स बनाने का मेथड है ये। देख बेटा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस ऑफ जीनोन फ्लोराइड्स। देखो हाइड्रोलाइसिस में, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होगा बेटा, जो जीनोन का फ्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है वो तो हटेगा, और किसके साथ बॉन्ड लगेगा अब, ऑक्सीजन के साथ। तो देखो फर्स्ट है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। देखो बेटा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, देखो XeF2 का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है बेटा, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 है और फ्लोरीन की 1 है, तो दोनों फ्लोरीन को एक ही ऑक्सीजन हटा देगा, तो इसका हाइड्रोलाइसिस पार्शियल होगा या कंप्लीट होगा,
कंप्लीट होगा, पार्शियल पॉसिबल नहीं है। नहीं समझे बात? नहीं समझे बेटा? फ्लोरीन 2 है तो एक फ्लोरीन की एक वैलेंसी है, तो 2 फ्लोरीन हो गए, तो दोनों फ्लोरीन को ऑक्सीजन हटा देगा ना यहाँ से, तो दोनों फ्लोरीन हट गए तो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस नहीं हुआ ना, वो हो गया कौन सा? कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। समझ के बाद? अब देखो XeF4 का कराना है। युक्ता बता बेटा XeF4 के साथ क्या बनेगा? बेटा बहुत आसान है इसलिए पूछ रहा हूं मैं। रिया रिया क्या बनेगा? सर XeOF2। शाबाश, एक ऑक्सीजन को ये उड़ा देगा, एक ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन को हटाएगा, तो XeOF2 प्लस HF बाहर हो जाएगा। ऐसे बताए XeF6 की H2O के साथ बताओ। देखो एक तो ये बन सकता है XeOF4 प्लस HF, और अगर XeF6 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाएगा बेटा? XeO2F2, 2 फ्लोरीन और हट जाएंगे, और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल HF के बाहर हो जाएंगे? 4 HF के बाहर हो जाएंगे। बेटा नहीं समझे बात? अब देखो इनके स्ट्रक्चर्स। Xe के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। 8 में से 2 ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिए और 2 फ्लोरीन के साथ, तो ये 2 लोन पेयर होगी। कौन सी हुई बेटा इसमें से? बेटा बेंट टी शेप हो जाएगी ना, 3 बॉन्ड हो गए इसमें। पर बेंट शेप, बेंट टी शेप। देखो XeOF4 की ये होगी FF, और ये आ गया यहाँ पे एक लोन पेयर। देखो स्क्वायर पिरामिडल है या नहीं ये? यस सर। XeO2F2 का बताओ, कौन बताएगा बेटा? XeO2F2 देवेंदु बता क्या आएगा? सर किसका? XeO2F2 का। रचित कैसी आएगी XeO2F2 की? ये 2 तो आ गए F, और 2 डबल बॉन्ड हो, 2 लोन पेयर कहाँ से आएंगी? एक ही आएगी, O2 है ये, देख लास्ट वाले। बेटा 2 इसके साथ शेयर हो गए, 2 इसके साथ, 2 इसके साथ। बेटा कैसी होगी शेप? देखो सीसो शेप नहीं लग रहा है ये? अब देखो सेकंड इसी के अंदर कर रहे हैं हम इसका पार्शियल ये कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। देखो बेटा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में XeF2 प्लस H2, इसमें Xe ऐसे टूट जाता है बेटा, ये Xe प्लस HF प्लस O2, Xe से दोनों हट जाते हैं। XeF4 प्लस H2 कंप्लीट, Xe प्लस XeO3 प्लस HF प्लस O2। बेटा क्या खास बात है इस रिएक्शन में? XeF6 प्लस H2O, XeO3 प्लस HF बन जाएगा। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? अरे इस रिएक्शन में क्या खास बात है? डिसअसोसिएशन रिएक्शन। बेटा इसके ऊपर +4 चार्ज है। वेरी गुड। कौन बोला ये बात?
बेटा किसने बोला डिस्प्रपोर्शनेशन? देखो +4 से +6 में गया तो ऑक्सीडेशन, +4 से 0 में गया तो क्या हुआ? रिडक्शन। और सेम एलिमेंट का हो रहा है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और सेम एलिमेंट का क्या हो बेटा? रिडक्शन हो, तो उनको क्या बोलेंगे हम? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस। बेटा बोलो क्लियर है नहीं बात सबको? अरे समझ गए क्या? बेटा एनसीईआरटी की बुक किसके पास है? रिया बुक है तेरे पास अभी? यस सर। देखो एनसीईआरटी में एक बार ये चेक करना ये रिएक्शन है क्या? पुरानी में तो है ये शायद, इसमें जिनोन की जैसे इसकी परजिनेट आयंस के साथ रिएक्शन XeO3 + OH नेगेटिव, ये बन जाता है HHXeO4 नेगेटिव। बेटा हो तो इसमें पढ़ लेना, नहीं हो तो छोड़ देना इसको। हाइड्रोजन जिनेट आयन क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? हाइड्रोजन जिनेट आयंस। ये हाइड्रोजन जिनेट आयंस फर्दर जिनोन के साथ रिएक्ट करके Xe4- जिनेट आयन बना लेता है एंड दिस जिनेट आयन इज अ पावरफुल ऑक्सीडेंट। ये जिनेट आयन क्या होता है बेटा? पावरफुल ऑक्सीडेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर जीनोन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 6 दूनी 12 +8 है, तो जीनोन अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हो गया, नहीं हुआ इसमें? बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? देखो उसके बाद ये भी एनसीईआरटी में हो तो कर लेना, नहीं छोड़ देना। रिएक्शन विद फ्लोराइड आयन डोनर एंड एक्सेप्टर। देखो फ्लोराइड आयन डोनर और एक्सेप्टर के साथ कैसे होगी रिएक्शन? पोटेशियम फ्लोराइड ले लिया प्लस Xef2, तो बेटा ये F- आयनिक कंपाउंड है, तो ये बस सीधा सा जोड़ना है, कुछ नहीं करना। देखो K प्लस और Xef3 क्या हो जाएगा? ये माइनस। बेटा मैं Kf प्लस Xef4 लिख दूं तो क्या बन जाएगा इसके अंदर? K प्लस Xef4 क्यों? Xef5 माइनस हो जाएगा ना, एक F- को लेगा तो Xef6 प्लस Na प्लस Xef7-। इन सब में ये जो जीनोन का जो फ्लोराइड है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एज फ्लोराइड एक्सेप्टर। अब देखो ऐसे ले लें हम PF5 प्लस Xef4, तो ये PF5 ये लेवाइस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो ये क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो एक इसमें डोनेट कर देगा, तो ये बन जाएगा Xef3 पॉजिटिव, और ये क्या बन जाएगा? PF6। तो यहाँ पे बेटा ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? F- डोनर की तरह। बेटा बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो। बेटा सिंपल सी तो रिएक्शन है, एक में ये एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहा है और एक में किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डोनर की तरह। जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पे SbF5, तो Sb भी वही ग्रुप 15 का मेंबर है और इसकी रिएक्शन करा दी हमने मान लो Xef6 के साथ, क्या बन जाएगा रजित?
अरे ये एक्सेप्टर की तरह होगा जैसे PF5 था। तो XeF5 ये तो एक देगा तो XeF5 प्लस, और ये क्या बन जाएगा SbF6 माइनस। बेटा दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ग्रुप 18 एलिमेंट्स। अब देखो इसके अंदर जो यूजेस है ना, यूजेस ऑफ नोबल गैसेस मैं नहीं बताऊंगा बेटा, तुम्हारे को खुद पढ़ने हैं। NCERT की बुक में जो जो यूजेस हैं वो इनके कवर कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।